हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 से साइंस का चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और ये वीडियोस में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। न्यू सिलेबस की एक वीडियो मैं अलग से डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि 10th क्लास के साइंस का न्यू सिलेबस क्या है। उसके एक एक टॉपिक को मैंने डिटेल में दिखाया है। इसी चैनल पे वो वीडियो डली हुई है क्लास 10 साइंस सिलेबस नाम से। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 चीज़ों की नाम लिखे हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स। तो हम समझ लेते हैं क्या होता है। आप सभी एटम जानते होंगे कि एटम क्या होता है। जैसे कि एक एटम है ये ऑक्सीजन का। ओके, इसकी ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक एटम है ऑक्सीजन का। ओके, तो एलिमेंट कैसे बनेगा? अगर ऑक्सीजन के एक एटम, एक से ज़्यादा एटम, 2, 3 अगर साथ में हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं 2 साथ में हैं, ओके, तो ये क्या है? O2। तो ये क्या होगा? एलिमेंट। तो इसमें क्या है? इसमें एक से ज़्यादा एटम होना चाहिए। तो 2 एटम्स हैं, लेकिन वो दोनों एटम्स एक ही चीज़ के होने चाहिए। जैसे कि O3 है, तो इसमें भी 2 से ज़्यादा एटम, एक से ज़्यादा एटम्स हैं, तो ये भी एक एलिमेंट होगा, क्योंकि ये भी, इसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं। तो ये हो गया अपना एलिमेंट। अब कंपाउंड देख लेते हैं। अगर H2O है, वाटर, ओके, इसमें भी 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम्स, लेकिन इसमें अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये कहलाएगा एक कंपाउंड। ओके, अब H2O क्या होता है? ये वाटर होता है। वाटर हमको अर्थ में अपने आप मिलता है, ओके, इसी फॉर्म में मिलता है। जब हम पानी पीते हैं तो हमको उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दिखते हैं क्या? अलग अलग महसूस होते हैं? नहीं, हमको वो सिर्फ पूरा एक सा लगता है पानी। ओके, H2O। तो हम उसको इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते अपने हाथों से, फिज़िकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, तो ये कंपाउंड हो गया। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में भी अलग अलग चीज़ों के एटम्स होने चाहिए। जैसे कि अगर हमने सैंड ली है, यानी कि मिट्टी, और वाटर लिया है, हमने इन दोनों को मिक्स कर लिया, माना ये सैंड के एटम्स हैं और यहाँ पे वाटर के एटम्स हैं H2O, ये आपस में डिज़ोल्व हो गए, मिक्स हो गए, और तो ये क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। तो इसको अलग, ये हमको ऐसे ही कि ऐसे तो अर्थ में मिला नहीं था, अलग अलग चीज़ें थी, उनको हमने मिक्स किया तो अलग अलग एटम्स मिक्स हो गए। इसमें भी 2 से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स हैं, लेकिन ये हम इनको अलग अलग, हमने खुद इनको जोड़ा है और हम ही इनको फिज़िकल प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो ये कहलाएगा मिक्सचर। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है कि एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं, कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के एटम होते हैं। ओके, और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है? दोनों में कॉमन बात यह है कि एटम उसमें एक से ज़्यादा टाइप के होने चाहिए, पर दोनों में अलग बात ये है कंपाउंड और मिक्सचर में कि कंपाउंड को हम इतने आसानी से फिज़िकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते उसके एटम्स को, पर मिक्सचर के एटम्स को हमने खुद ही जोड़ा है, तो हम खुद ही उसको फिज़िकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये डिटेल यहाँ पे दी नहीं गई थी, फिर मैंने आपको समझा दिया क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर इनके नाम आए हैं। शायद आपने पिछले चैप्टर्स ना पढ़े हो, इसलिए मैंने समझा दिया। ओके, अब हम देखते हैं। ये कह रहा है कि हमको अभी तक 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। जैसे कि ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन के एलिमेंट हो गया। ओके, तो ऐसे हमको टोटल 118 पता है, जिसमें से 94 नेचुरली ऑकरिंग है। नेचुरली ऑकरिंग मतलब अपने आप अर्थ में हमको मिलते हैं। ओके, ओके, scientists gathered more and more information about the properties of these elements, okay, and start looking for some pattern। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चला तो साइंटिस्ट ने चाहा कि वो उनको अरेंज कर सकें किसी टेबल में या किसी चार्ट में, एक के बाद एक लगा सकें। तो इसलिए उन्होंने एटम्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश की। ओके, तो देखते हैं किसने कैसी कोशिश की। सबसे पहले जो किसी ने कोशिश की, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि एक तरफ मेटल्स कर दिए और एक तरफ नॉन मेटल्स। तो 118 एलिमेंट्स में से जो मेटल्स हैं उनको एक तरफ कर दिया, जो नॉन मेटल्स हैं उनको एक तरफ कर दिया। यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया गया है।
सबसे पहले जिनका नाम दिया गया है वो है डॉबिनियर स्ट्राइट। डॉबिनियर उनका नाम है, उनका पूरा नाम है जोहन वोल्फगैंग डॉबिनियर, और 1817 में उन्होंने किया, और जर्मनी से हैं, वो एक केमिस्ट थे, हैं नहीं थे। ओके, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ट्राइड्स बनाए, इसलिए बोलते हैं डॉबिनियर स्ट्राइड। ट्राइड मतलब 3 का ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें 3 चीज़ें हों। तो उन्होंने कितने ट्राइड्स बनाए, उन्होंने 3 ट्राइड्स बनाए, 1 ट्राइड, 2 ट्राइड, तीसरा ट्राइड। और एक ट्राइड में कितने एलिमेंट्स रखे, 3 एलिमेंट्स। ओके, कुछ इस तरह से उन्होंने ट्राइड्स बनाए, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। ओके, हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स रखे, 3-3। तो 3 के ग्रुप को हम 3-3, एक ऐसा ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट्स हो या 3 चीज़ें हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइड। तो उन्होंने क्या पाया, Dominier showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic mass of other 2 elements. अब इसको समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो उन्होंने ट्राइड बनाया, जैसे कि एक ट्राइड था, उसमें 3 एलिमेंट्स थे। ओके, मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पे था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, इन तीनों का एटॉमिक मास हम ले लेते हैं 6.9, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, 23 और 39। ओके, तो उन्होंने ये कहा एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अदर 2 एलिमेंट्स मतलब इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। निकाल के देख लेते हैं, हम 6.9 और 39.0 का एवरेज निकालते हैं। इनका एवरेज कैसे निकलेगा, 6.9 + 39 अपॉन 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों का जब एवरेज निकालना होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर कोई तीसरी चीज़ होती तो हम वहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते। ओके, इस तरह से एवरेज निकलता है। तो 6.9 + 39 हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 45.9 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 22.09। अब 22.09 और 22 के जस्ट बाद क्या आ जाता है, 23। तो ये लगभग कितने पास की चीज़ हुई है ना। तो वो जो कह रहे थे कि जो उनका ट्राइड है उसमें द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा, उसकी अगल बगल जो हैं उनका अगर एवरेज निकाल लें तो वो मिडिल वाले के बराबर आ रहा है। ओके, ये इन्होंने फाइंड किया और उनकी फाइंडिंग में एक कमी रह गई। वो कमी क्या रह गई कि यहाँ पे लिखी है, डॉबिनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स। इतने सारे एलिमेंट्स उस समय पता थे, पूरे 118 एलिमेंट्स तो उस समय पता नहीं थे, फिर भी लेकिन काफ़ी एलिमेंट्स पता चल गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड्स बताए। ओके, और इस वाले ट्राइड्स में सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी ही एवरेज वाली बात सही उसमें फ़िट बैठ रही है, बाकी ग्रुप ए में नहीं बैठ रही। ओके, तो अगर आपको पूछने को आ जाए, अब क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे आप सीख लीजिए यहाँ से। अगर ये लिखने को आ जाए कि डोमिनेट ट्राइड्स के बारे में आप लिखिए, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्राइड्स। इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि उन्हें क्या फाइंड किया, तो उसमें लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा। फिर एग्जाम्पल देने के लिए आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन तीनों का एटॉमिक मास लिख के एवरेज निकाल कर बता सकते हैं। फिर साथ में एक ड्रॉबैक भी लिखना पड़ता है, यानी कि कमी भी लिखनी पड़ती है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं आप। ओके, ये वाली लाइन। तो ये हो गया। अब इन साइंटिस्ट के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। इनका ये पूरा नाम दिया गया है। ओके, तो ये इन्होंने फार्मेसी पढ़ी मंचबर्ग जर्मनी से, फिर केमिस्ट्री पढ़ी स्ट्रैटिसबर्ग से। ओके, फिर ये प्रोफेसर बन गए कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ जिन्ना में, जहाँ पे ये केमिस्ट्री और फार्मेसी पढ़ाते थे। उन्होंने सबसे पहले प्लेटिनम के बारे में बताया कि प्लेटिनम एक कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है, और दूसरी चीज़ उन्होंने वही ट्राइड्स बताए। ओके,
अब हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने जो टेबल बताई उसको उन्होंने बोला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द अटेम्प्ट्स ऑफ डॉर्बिनियर एनकरेज द अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। जो डॉर्बिनियर थे, इन्होंने जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से ट्राइड्स बनाने की कोशिश करी तो दूसरे साइंटिस्ट ने देखा, दूसरे साइंटिस्ट को इनकरेज हुए, उनको इंस्पिरेशन मिली कि हमको भी एटॉमिक मास का यूज़ करके ही टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले कौन इनकरेज हो गया? न्यूलैंड्स। ओके, तो इनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने 1866 में बताई टेबल के बारे में। ओके, तो इनको इंस्पिरेशन किससे मिली थी? पहले वाले साइंटिस्ट थे, डॉर्बिनियर से। ओके, तो ये जो न्यूलैंड है ये इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, मतलब ब्रिटेन के। ओके, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में नंबर्स एलिमेंट्स को रख दिया, जो सबसे छोटा है उसको सबसे आगे, फिर उसके बाद में उससे बड़ा एटॉमिक मास वाला, उसके आगे उससे बड़ा, ऐसे करके उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। सबसे पहले उन्होंने रखा हाइड्रोजन, क्योंकि उसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, और करते करते वो पहुँचे थोरियम तक, जो कि 56th एलिमेंट था। इसका मतलब उस समय 56 एलिमेंट्स पता हुआ करते थे। उन्होंने इस पूरे टेबल को कंपेयर किया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि म्यूज़िक में होते हैं। म्यूज़िक में क्या होता है, सारे गामा पा जो होता है, तो उसमें सारे गामा पा धा नी के बाद फिर से सा आ जाता है, मतलब सा, फिर उसके बाद 8वें नंबर पे जो आता है वो फिर से सा हो जाता है। इसका मतलब पहला वाला उसके बाद आने वाले 8वें चीज़ से बराबर हो रहा है। तो इन्होंने भी यहाँ पे यही कहा कि उनकी टेबल में जो पहली चीज़ है उसकी प्रॉपर्टी 8वीं चीज़ से, 8वें एलिमेंट से मैच हो रही है। He found that every 8th element had property similar to that of first. ओके, इसलिए उन्होंने म्यूज़िक के लॉ ऑफ ऑक्टेव से इसको कंपेयर किया, फिर इसको नाम दे दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और एग्जाम्पल है इसका जैसे सोडियम और लिथियम। सोडियम के बाद अगर हम 8 तक काउंट करेंगे तो हम पहुंचेंगे लिथियम तक। तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम थी। ओके, बेरिलियम से 8 तक काउंट करेंगे तो हम पहुंचेंगे मैग्नीशियम तक, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ सेम थी। ओके, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखने को आ जाए तो आप कहाँ से लिखेंगे? ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, ही स्टार्टेड विथ लोवेस्ट एटॉमिक मास, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और साथ में आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिथियम सोडियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर बेरिलियम मैग्नीशियम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, अब देखिए ये अपना सारे गा मा पा धा नी, इसके बाद फिर से क्या आ जाता है? सा। तो ये फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ नंबर पे फिर से क्या आ गया? फर्स्ट के जैसे ही सा आ गया। ओके, सो यहाँ पे ऐसे एच है, तो एच के बाद सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स पे ये, सेवन पे, और एट्थ पे आ रहा था फ्लोरियम। तो उन्होंने फ्लोरियम को यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये इसके जैसा ही प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा था। अब यहाँ पे देखिए आप, सा के नीचे डो लिखा है, रे के नीचे रे, गा के नीचे में ये डो रे मी क्या है? डो रे मी वेस्ट कंट्रीज़ में, यानी कि अमेरिका वगैरह में सारे गामा पा की जगह डो रे मी बोलते हैं, डो रे मी फा सोल आती। ओके, ये चीज़ यहाँ से याद रख लीजिए। अब यहाँ पे लिखे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की कुछ ड्रॉबैक्स, यानी कि कुछ कमियाँ। जब भी ये चीज़ें लिखने को आती हैं, जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखने को आया, तो आपको ये भी लिखनी है, उनकी कमियाँ भी बतानी है। ये तो बताना ही है कि उन्होंने क्या किया, साथ में उनकी कमियाँ भी बतानी है। ओके, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल अप टू ओनली कैल्शियम। उनकी जो टेबल थी, तो शुरू से लेके जब तक कैल्शियम तक पहुँचो अपन, वहाँ तक ही ये 1 और 8 वाली प्रॉपर्टी मैच होने वाली प्रॉपर्टी लागू हो रही थी। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि जो
फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो उसके आगे आने वाले एट्थ से मैच हो रही हो। बाद में ऐसा कैल्शियम के बाद ऐसा देखने को नहीं मिला। सेकंड थी कि उनको सिर्फ 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था। ओके, और उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी सिर्फ 56 एलिमेंट्स के बारे में पता है और बाद में कुछ एलिमेंट डिस्कवर भी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, जबकि उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि बाद में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। ये हो गई उनकी सेकंड कमी। थर्ड कमी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किए जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स रखे, 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। ओके, और उन्होंने कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी सेम नोट में रख दिया। ओके, ऐसे एक रो में उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें लिखी हैं, पर उन्होंने कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी साथ में रख दिया। जैसे कि पहली बात, कोबाल्ट और निकल को उन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया, उनके लिए अलग अलग जगह नहीं बनाई। ओके, उसके बाद कोबाल्ट और निकल के साथ टेबल में कौन सी चीज़ें आ रही हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि कोबाल्ट और निकल से बहुत ही डिफरेंट है। जबकि आयरन, जो कि कोबाल्ट और निकल से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, तीनों के तीनों फेरस मटेरियल्स हैं, तो इनको अलग अलग रखा। आयरन कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर था। ओके, तो जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, यानी कि हीलियम वगैरह की डिस्कवरी हुई, तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये खारिज कर दिया गया। ओके, इसको हटा दिया गया। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क विथ लाइटर एलिमेंट। शुरू के एलिमेंट्स के साथ ही ये उन्होंने जो बोला फर्स्ट से एट्थ की प्रॉपर्टी मैच होने वाली बात, शुरू के एलिमेंट्स जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनमें ही काम कर रही थी, आगे काम नहीं कर रही थी। ओके, तो इसके बाद कोशिश करी हमारी थर्ड मेंडलीव ने। ओके, मेंडलीव का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है, ये रशियन केमिस्ट थे, इनका पूरा नाम है मित्री इवानोविच मेंडलीव। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने अब एक और चीज़ नोटिस करी कि सिर्फ एटॉमिक मास को देखकर टेबल बनाई जाए तो सही टेबल नहीं बन रही थी, तो इन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा और फिर एटॉमिक मास के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी लेकर उन्होंने फिर टेबल अरेंज करी। ओके, तो यहाँ पर मेंडलीव और उनकी मदर के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। ओके, ये यहाँ पे बॉन्ड हुए, ये डेट लिखी हुई है। ओके, उनकी माँ ने उनको क्या सिखाया ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। ओके, ये शायद ही पेपर में आए। ओके, जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था। ओके, सो उन्होंने एटॉमिक मास के साथ साथ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। हमने अभी जाना ना कि जब 2 या 3 एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग आकर मिलते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, जैसे कि H2O है ना, NaCl, तो ये इस तरह से कंपाउंड बन जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स पढ़े जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होना हर कंपाउंड में बहुत कॉमन बात हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी एयर में फैली हुई है, हाइड्रोजन भी फैली हुई है एयर में, तो ये लगभग बहुत सारे कंपाउंड्स में हमको ये साथ में देखने को मिलती है। ओके, और ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, हर चीज़ से रिएक्ट कर जाती हैं। ओके, सो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि उन्होंने हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी, तो उन्होंने सभी एलिमेंट्स की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी एलिमेंट हाइड्राइड और ऑक्साइड किस टाइप के बना रहा है। हाइड्राइड बनाना मतलब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ऑक्साइड बनाना मतलब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये उन्होंने सबके बारे में नोट कर लिया। फिर उन्होंने 63 कार्ड्स लिए। 63 कार्ड्स क्यों लिए? क्योंकि उस समय 63 एलिमेंट्स पता थे। हर एक कार्ड पे उन्होंने हर एक एलिमेंट का नाम लिखा और उसके नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ उन्होंने लिख लिया। फिर उसके बाद उनकी टेबल बन गई। ओके, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर उन्होंने सबको रखा तो फिर उनकी टेबल बन गई।
तो उन्होंने एक पीरियडिक लॉ दे दिया, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन तो होता है, रिपीटिशन मतलब अगर फर्स्ट वाले की ऐसी है तो एट्थ वाले की भी वैसी है, जो न्यूलैंड ने बात बताई थी, तो ये कुछ हद तक सही थी। तो उन्होंने भी ये पीरियडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये उन्होंने भी देखा। तो उन्होंने जो लॉ बताया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए आंसर में, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टी कैसी होंगी ये कौन तय करेगा? एटॉमिक मासेस। ओके, और उनकी फिर उन्होंने टेबल बनाई, तो उसमें वर्टिकल कॉलम थे ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल जो रोज थे उनको बोलते थे वो पीरियड्स। ओके, ये रही जैसे कि टेबल, तो ये जो ऐसे हैं ये इनको उन्होंने पीरियड्स बोल दिया। ओके, और ये हो गए इनके ग्रुप्स। ओके, सो उन्होंने टेबल कैसे बनाई देखिए, इस लाइन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो R2O बनाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके RH बनाते हैं। R मतलब R कुछ अलग से नहीं है, इन सभी एलिमेंट्स की जगह पर एक नाम रखा हुआ है R मतलब इनमें से कोई भी एक। जब भी हम जिसकी बात कर रहे हैं तो उसको समझ लीजिए R। तो जैसे कि अगर हम लिथियम लेते हैं, ये लिथियम, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना रही है? R2O मतलब यहाँ पे हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो वो क्या बनाएगी? L2O। ओके, ऐसे ही इस रो के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं RH, तो लिथियम भी क्या बनाएगा? LH। ओके, के पोटेशियम क्या बनाएगा? KH। इस टाइप से बनेंगे, इस रो के बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले पे। जैसे कि ये रो देखते हैं हम, तो यहाँ पर ये P है, तो P ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? R2O5 यानी कि P2O5, और हाइड्रोजन के साथ RH3 यानी कि PH3। ओके, इस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करना है, इस बेसिस पे उन्होंने ये टेबल बनाई। ओके, यहाँ पे ये वही R वाली बात लिखी हुई है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि मेंडलीव के इस टेबल के क्या अचीवमेंट थे। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई गई हैं कि उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट इन्होंने भी किया, जिसको हम ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं। प्लेस एन एलिमेंट विथ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। कहने को तो इस टेबल में जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले आना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में आना चाहिए, पर उन्होंने कहीं कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट कर दिए। वो एडजस्टमेंट देख लीजिए आप, जैसे कि कोबाल्ट और निकल में एडजस्टमेंट हुआ है। ओके, देख लेते हैं कोबाल्ट और निकल कहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, ये रहा कोबाल्ट और ये रहा निकल। ओके, सो कोबाल्ट का ज़्यादा है 58.93 और 58.7, तो कोबाल्ट का बड़ा है, इसमें पॉइंट के बाद 9 है, इसमें पॉइंट के बाद 7 है, तो कोबाल्ट को पीछे होना चाहिए, इसको आगे होना चाहिए, पर उन्होंने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट कर दिया, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह आ रही होंगी कि उन्होंने एटॉमिक मास वाली बात को इसलिए एडजस्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि सिर्फ कुछ पॉइंट्स एटॉमिक मास का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, ये उन्होंने एक एडजस्टमेंट किया। अब एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपनी टेबल में कुछ गैप्स रख दिए, मतलब कुछ खाली जगह छोड़ दी। ओके, उन्होंने उन गैप्स को कोई डिफेक्ट नहीं बताया, उन्होंने कोई गलती नहीं बताई, जबकि उन्होंने प्रेडिक्ट किया, अंदाज़ा लगाया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं जिनको उस जगह पर आना चाहिए। तो उन्होंने उस एलिमेंट्स को नाम दिया एका। हर किसी का नाम एका नहीं दिया, उन्होंने ऐसा किया कि सोडियम वाली किसी भी एलिमेंट के आगे अगर जगह खाली है तो उस एलिमेंट के आगे एका लगाकर उस खाली वाली जगह का नाम रख दिया। देखते हैं कैसे, जैसे कि देखिए ये जगह खाली है। ओके, तो उन्होंने ये जगह खाली क्यों छोड़ी, ये जगह कि उनको पता था कि ये OS है, इसकी प्रॉपर्टी इधर पे मैच हो रही है ना कि इधर पे, तो ज़बरदस्ती OS को यहाँ पर नहीं रखा, जबकि वहाँ पर खाली जगह छोड़ दी। कोई एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ पर आएगा जो बाद में डिस्कवर होगा, जो अभी हमको पता नहीं है।
ओके, तो उन्होंने इस तरह से नाम दिया एका। फिर बाद में उनके गैप्स को भरने के लिए जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए तो सच में वो इस प्रॉपर्टी की थी कि वो उन गैप्स में फिट हो पाए उसी जगह पर। स्कैंडियम, गैलीलियम, जर्मेनियम उसके एग्जाम्पल हैं। ओके, जैसे स्कैंडियम है उसकी जगह थी बोरोन के आगे, तो उसका नाम पहले रख दिया था एका बोरोन। किसी एलिमेंट की जगह थी वो एल्यूमिनियम के आगे थी, खाली थी, उसका नाम एका एल्यूमिनियम, और ऐसे किसी एक का नाम एका सिलिकॉन रख दिया। तो एका क्या है? संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड। ओके, संस्कृत से लिया था। ओके ओके, सो मेंडलीव की टेबल बहुत ही करेक्ट थी और बहुत ही यूज़फुल थी। ओके, जो इनर्ट गैस हैं जो आज की टेबल में देखने को मिलती हैं, नोबल गैसेस हैं, वो बहुत बाद में डिस्कवर हुई। ओके, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में मिलती हैं, बहुत ही कम हैं, तो इनको बहुत बाद में ये डिस्कवर हुई। लोगों को, साइंटिस्ट को इनके बारे में बहुत बाद में पता चला। ओके, अब हम मेंडलीव की कुछ लिमिटेशंस यानी कि वही ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग से भी क्वेश्चन आता है कि राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, तो अलग से ड्रॉबैक्स भी आपको याद करने होंगे। ओके, सो फर्स्ट उनकी लिमिटेशन ये रही कि उन्होंने हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी। नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर ही ऐसा है कि वो एल्कली टाइप भी बिहेव करता है। ओके, लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हैलोजन्स, ऑक्सीजन, सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूले। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, सल्फर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो एल्कली ही जैसे जो कंपाउंड देता है वो वैसे ही कंपाउंड देता है जो कि एल्कली मेटल्स देते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक हैलोजन, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन हमेशा किस टाइप में पाया जाता है? H2 के फॉर्म में, 2 एटम्स साथ में। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये हैलोजन मेटल्स एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। तो समझ में नहीं आया उनको कि हाइड्रोजन को जगह कहाँ पर दी जाए। ओके, उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। आइसोटोप्स वो चीज़ें होती हैं जो दो ऐसे एलिमेंट ले लें हम जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सेम होंगी पर उनकी एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। ओके, सो उन्होंने इसके बारे में भी कोई बात नहीं किया। ओके, और तीसरी प्रॉब्लम ये थी, अनदर प्रॉब्लम, कि एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। जो उनकी टेबल थी उसमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास देखें, उसके बाद वाले एटम का एटॉमिक मास देखें, फिर उसके बाद वाले का, तो एक रेगुलर मैनर देखने को नहीं मिला। तो इससे हम ये सब पता नहीं कर पाए हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड, कि कितने एलिमेंट्स अभी और डिस्कवर हो सकते हैं। ओके, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर मतलब और बाद के एलिमेंट जिनमें ज़्यादा एटॉमिक मास था, उनकी बात करें तो उनमें हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए मेंडलीव की टेबल से। ओके, तो ये हो गया मेंडलीव के बारे में। इनके बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ओके, इनके अचीवमेंट पहले यहाँ से लिखेंगे कि उन्होंने क्या बताया। ओके, फिर यहाँ से लिखेंगे अचीवमेंट उनके क्या क्या थे। सबसे बड़ा अचीवमेंट कि उन्होंने गैप्स के बारे में बताया, फिर लिमिटेशंस कि हाइड्रोजन की जगह नहीं बताई, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया, और रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं किया। ओके, अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी। जो आज के समय में हम पीरियोडिक टेबल्स पढ़ते हैं जो कि इसके आगे कोई और अच्छी नहीं बता पाए, तो वो वाली टेबल कैसे बनी। तो ये बनाई इन 1913 हेनरी मोजले। ओके, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है पहले की टेबल्स में और आज की टेबल में कि पहले की टेबल को साइंटिस्ट एटॉमिक मास के हिसाब से बना रहे थे, जबकि अभी जो टेबल बनी है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनी है। अब देख लेते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। जैसे कि ये एटम है। ओके, तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, मान लीजिए इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हम कितने भी मान लेते हैं, 3 इसमें न्यूट्रॉन है। ओके, सो प्रोटॉन अगर 2 हैं और न्यूट्रॉन 3 हैं इसके अंदर,
जितने प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली यूनिट्स, ओके। तो जितने प्रोटॉन हैं बाहर उतने ही क्या होंगे, बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं होता, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। सो एटॉमिक मास क्या होता है, जो अंदर है इसमें रियल वेट है उसका, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 + 3, ये दोनों, ये कितना हो जाएंगे 5। ये हो गया एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर क्या होगा कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी कि 2। तो एटॉमिक नंबर हम अंदर से भी पता कर सकते हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं ये भी तो एटॉमिक नंबर बताता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। तो पहले की टेबल इस वाले मास पे आधारित थी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पर बाद की टेबल हमारे एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कह लें या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे आधारित है, कि कितने एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो ये एटॉमिक नंबर को लेकर हमने जब टेबल बनाई तो वो बहुत ही अच्छे से एकदम स्पेसिफाइड अच्छी टेबल बन गई, ओके। और इन साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पिछले वाले में कहा गया था पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यहाँ पे बोल रहे हैं ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो यही चेंज आया, ओके। तो ये बन गई वो पीरियडिक टेबल, ओके। तो इस साइड लिखे हैं मेटल्स, ओके, इस साइड ये लिखे हैं मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स मतलब जो कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज़ दिखाएं, कुछ नॉन मेटल्स की, और इस साइड लिखे हैं नॉन मेटल्स, ओके। ये पूरी पीरियडिक टेबल हो गई। मेंडलीव की टेबल में जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि हाइड्रोजन की जगह नहीं थी, आइसोटोप्स के बारे में बात नहीं थी, और एटॉमिक मास अच्छे से अरेंज नहीं था, वो तीनों प्रॉब्लम इस वाली न्यू मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सॉल्व हो गई, ओके। सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इस तरह से 18 हैं, और ग्रुप्स कितने हैं 7, सॉरी, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हीं को ग्रुप्स कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज हैं 7, इस तरह से, इनको हम पीरियड्स कहेंगे, ओके। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहेंगे, ओके। सो हम यहाँ पे देखेंगे अब वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी क्या होता है समझ लीजिए। ये एक एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, और बाहर होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं पर वो ऐसे ही कहीं भी घूमते नहीं रहते, उनके शेल्स होते हैं, ओके। जैसे ये उसका एटॉमिक मास हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। फिर ये फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, थर्ड शेल इसमें मैक्सिमम 8 बन सकते हैं, और फोर्थ शेल इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। सो 2, 8, 8, 10, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, फिर थर्ड में 8 और फोर्थ में 10। अब वैलेंसी कैसे होती है देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। तो ये उसका एटॉमिक, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसका अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट शेल में ही बन जाएगा, ओके। तो दूसरी शेल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इस फर्स्ट शेल में होने कितने चाहिए थे, 2, जितने मैक्सिमम होते उतने ही होने चाहिए थे, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके होने 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, पर हैं कितने 1, तो अब इसको कितने और चाहिए, इसको एक और चाहिए, तो हो जाएंगे इसके 2। अरे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा और मिल जाएगा कहीं से, तो उसके इस फर्स्ट शेल में 2 होने चाहिए थे, तो 2 उसके पूरे हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है। ऐसे ही कोई अगर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई ऐसा एटम है जिसमें इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, पर सेकंड शेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3,
4 5 6। तो लेकिन सेकंड शेल में होने कितने चाहिए थे? 8। हैं कितने उसके? 6। फर्स्ट वाले को तो छोड़ ही दो, सेकंड वाले में 8 होने चाहिए थे, पर सेकंड वाले में हैं कितने? 6। तो अब ये बताइए, या फिर तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी को दे दे और शेल ही ख़त्म कर दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है हमको। पर अगर हम कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो ऑब्वियस सी बात है 2 को लेने में कम एनर्जी लगेगी, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वो 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, 2 और ले लेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके पास? 8 हो जाएंगे, तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो उसको कितने चाहिए हैं? ये हो गई उसकी वैलेंसी 2। ओके, सपोज़ अगर कोई एटम है, उसमें फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, सेकंड में भी उसके 2 होते हैं। ओके, तो चाहिए कितने हैं? 8। 2 हैं, तो और अगर वो लेता है तो उसको कितने लेने पड़ेंगे? 6 लेने पड़ेंगे, तब जाके पूरे 8 हो पाएंगे। ओके, तो 6 लेने से अच्छा है कि वो 2 दे दे, ज़्यादा आसान होगा। तो उसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2। तो ये होती है वैलेंसी। तो जो पीरियडिक टेबल है, तो उसमें जो ये वर्टिकल ग्रुप्स हैं, कॉलम वर्टिकल लाइंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। यानी कि इस वाली ग्रुप की वैलेंसी सबकी अगर 1 है तो 1 ही सबकी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये तीनों के, इन सब की वैलेंसी कितनी है? 1। इस वाली लाइन में सबकी वैलेंसी 2, इस वाली लाइन में सबकी वैलेंसी 3, और यहाँ पे लिखी भी हुई है वैलेंसी। ओके, इट मीन्स इन सबको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन सबको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन सबको 3 चाहिए, इन सबको 4 चाहिए। इनकी वैलेंसी 5 है, तो 5 लेना तो आसान नहीं होगा, 5 लेना तो ये यहाँ पे वैलेंसी नहीं लिखी हुई है, ये यहाँ पे उनके ग्रुप का नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसे ही नंबर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो लाइन है इनमें सबकी वैलेंसी 1 है, इस वाली लाइन में सबकी वैलेंसी 2, इस वाली में 3, ये इस तरह से है। ओके, फिर उसके बाद 4 के पहुँचने के बाद फिर वैलेंसी गिरने लगती है। जैसे इसकी 4 है, इसकी भी 4 होगी, पर इस वाले की फिर 3 होगी, क्योंकि वो फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर इसकी 2, फिर इसकी 1, कुछ इस तरह से ये, मतलब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि जो भी इसमें एक रो में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी एक सी ही है। ओके, एक ग्रुप की वैलेंसी एक सी ही होगी, यही बात यहाँ पर कही गई है। अब जब फिर हाइड्रोजन की बात आती है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में वही वैलेंसी 1 है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी वो शेल ख़त्म भी कर सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर के उस शेल को कंप्लीट भी कर सकता है। तो उसको ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में, क्योंकि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और ग्रुप 17 में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ग्रुप 1 में जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कुछ इस टाइप से ये सिस्टम है इसमें। ओके, अब यहाँ पर लिखा है कि यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन अ पीरियड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, मतलब इस रो के किसी एक एलिमेंट को उसी रो के इस वाले एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है उसी शेल में। ओके, क्योंकि ये नंबर्स कुछ इस टाइप से ही हैं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, तो अगर लिथियम के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ये रहा लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 और 2 4।
तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 12, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह से फिर 21, 22, 23 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये भी एक याद रखने वाली बात हो गई। ओके ओके, सो शेल्स क्या होती हैं? शेल्स, जब भी हम एटम के बारे में देख रहे हैं, ओके, तो ये उसका बीच का न्यूक्लियस हो गया, फिर ये होती है उसकी शेल। ओके, तो जब एक एक करके बढ़ेंगे हम, तो जैसे इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर कोई दूसरा, ऐसे ये हाइड्रोजन का हो गया, फिर होता है हीलियम का, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, फिर आ जाता है लिथियम, तो लिथियम में टोटल 3 हो जाते हैं। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर एक ही शेल में हाइड्रोजन को भी एक ही शेल लग रही थी क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम को भी एक ही शेल लग रही थी क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को एक ही शेल लग रही है, तो दोनों को आना चाहिए एक ही रो में। तो देख लेते हैं दोनों एक ही रो में है क्या। देखिए, यहाँ से ये रहा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे उसी की रो में, तो ये रहा लिथियम, ये होती है रो। ओके, ये रही रो। फिर हम देखते हैं लिथियम का एटम। सो लिथियम के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे बनेगा? ये उसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। फिर सेकंड शेल आएगी तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब सेकंड शेल में तो हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। सो अब जब बेरिलियम का एटम देखेंगे तो उसमें हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं बन जाएंगे और बाकी के 2 यहाँ बन जाएंगे। तो शेल इसमें भी कितनी है? 2 ही लग रही हैं। उसके आगे का जो एटम देखेंगे उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ बन जाएगा, उसको भी इतनी ही शेल लगेंगी। तो इट मीन्स इस रो में जो है उनको 1 शेल लग रही है, इस रो में जो है उनको 2 शेल लग रही हैं, इस रो में जो है उनको 3 लग रही हैं। तो इस टाइप से अगर रो वाइज देखें तो शेल्स बराबर लग रही हैं, एक रो में बराबर सबको शेल्स लग रही हैं। फर्स्ट रो में 1 शेल, सेकेंड रो में सबको 2 शेल, थर्ड रो में सबको 3 शेल। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। ओके, अब जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, पहली वाली में 2, दूसरी वाली में 8, फिर तीसरी वाली में 18। ओके, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं 2n²। तो n हम ले लेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद ले लेंगे सेकेंड, फिर उसके बाद ले लेंगे 3। ओके, तो n में हमको 1 से लेके आगे तक एक एक नंबर लेते जाना है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट 1 ले रहे हैं, मतलब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 × 1 तो आ जाता है 2। तो जो फर्स्ट नंबर की शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? 2। इसी तरह अगर हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो हमको उसी n की जगह फिर 2 रखना है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो 2 × 4 क्या आ गया? 8। तो सेकंड शेल में हम कितने रख पाएंगे? 8। ऐसे ही हम थर्ड का देख लेते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 2 × 9 = 18। तो थर्ड वाली शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? 18। अभी ऊपर मैंने शायद आपको गलती से ये बोल दिया कि थर्ड वाली शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो वो मैंने गलत बता दिया शायद आपको। थर्ड वाली में हम 18 रख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर 4 रख के देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। तो फोर्थ रो में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो ये यहाँ से डिसाइड हो गया। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि वैलेंसी से डिसाइड होता है कि उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। वैलेंसी मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी बात पे तो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने दे पाएगा, ले पाएगा या शेयर कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन से ही तो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनने को ही तो हम रिएक्शन कहते हैं। जब रिएक्शन में हम 2 टाइप की चीज़ों को मिलाते हैं, जब वो आपस में बॉन्ड बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं, उसी को तो हम उसकी रिएक्टिविटी बोलते हैं।
ओके। सो रिएक्टिविटी ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताती हैं। सो इस पूरी चेन से समझ में आता है कि वैलेंसी से पता चलता है कि किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। ओके, अब हम देख लेते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहली है वैलेंसी, फिर है एटॉमिक साइज। सो वैलेंसी मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ, एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। ओके, सो उसको अपनी शेल में जितने जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जितने उसको चाहिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन कितने लेता है या कितने देता है, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है या देता है अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। एटॉमिक साइज क्या होता है? द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, सो क्या होगा, जैसे कि ये एटम होता है, इसका न्यूक्लियस, फिर इसके यहाँ पर इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब रेडियस, अब ये एक सर्किल के फॉर्म में है, तो रेडियस क्या होगी? सेंटर से लेके आखिरी शेल तक की दूरी उसकी रेडियस हो जाएगी। तो जिस शेल में जिस इलेक्ट्रॉन में जितने ज़्यादा शेल होंगे उसकी रेडियस उतनी बढ़ती जाएगी, और शेल बढ़ गए तो और रेडियस बढ़ती जाएगी। ओके, सो शेल बढ़ जाने से एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। ओके ओके, सो हाइड्रोजन की यहाँ पे एटॉमिक साइज दी गई है, तो यहाँ पे वही लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल से आखिरी वाली शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज बोलेंगे, या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, एटॉमिक रेडी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की एटॉमिक रेडियस दी गई है। ओके, तो शेल्स कैसे बढ़ते हैं? देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सब एक ही शेल में बन जाते इलेक्ट्रॉन। इन वाले में 2 शेल लगती हैं, इन वाली रो के एटम्स में 3 शेल लगती हैं, इसमें 4 शेल लगती हैं, इसमें 5 लगती हैं, इसमें 6, इस तरह से। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे एक ही शेल है तो इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है। यहाँ पे 2 शेल हो जाएंगी तो और वो बाहर तक हो जाएगा, तो और उसकी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो साइज़ इस तरह से नीचे जाने पर बढ़ रही है। इनकी साइज़ उससे ज़्यादा इसकी साइज़, उससे ज़्यादा इसकी साइज़, उससे ज़्यादा इसकी, उसके ज़्यादा इसकी, इस टाइप से एटॉमिक साइज़ नीचे जाने पर बढ़ रही है। तो कोई अगर अब आपसे पूछे कि इसकी साइज़ कोई अगर अब आपसे पूछे कि किसकी साइज़ बड़ी है इन दोनों में से, टाइटेनियम में से और ये HF हाफनियम में से किसकी साइज़ बड़ी है, तो आप तुरंत बता दो कि इसकी साइज़ बड़ी, क्योंकि इसमें शेल्स ज़्यादा हैं। ओके, पर अगर हम एक ही रो में हैं, ओके, एक ही रो में होने की वजह से उसमें मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स इक्वल ही हैं। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है और उसी दूसरे एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा? एक शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, दूसरी शेल में एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 वाला हो गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हो गया 4 वाला, तो इसमें 2 और 2 4। तो दोनों में शेल कितनी है? 2 ही हैं, 1 2 1 2, तो दोनों में 2 ही शेल्स हैं। ओके, फिर से बना लेते हैं। ओके, अब इन दोनों में किसकी साइज़ बड़ी होगी ये कैसे डिसाइड होगा? मैंने आपको पहले बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन्स को अभी साइड में रखते हैं, भूल जाते हैं। सो प्रोटॉन्स में जो पॉजिटिव चार्ज है और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? आपस में अट्रैक्शन होता है। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें होंगी वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, तो वो उतने और पास पास में होंगी। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। ओके, तो अगर इनमें एक दूसरे के पास आने की कैपेसिटी जितनी भी है इनमें, ओके, तो दूसरी वाले में क्या थी? 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे, तो उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी एक दूसरे के पास आने की। ओके, तो ये ज़्यादा अपने एक दूसरे को अपने पास खींच लेंगे, तो उनकी शेल पास पास में खिसक आएंगी। तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे?
छोटे होते जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर के प्रोटॉन्स बाहर की शेल्स को खींच लेंगे। देखिए कुछ इस तरह, अंदर 4 प्रोटॉन है, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ताकत से खींच रहे हैं, तो ये शेल खिसक खिसक के थोड़ा पास पास आती जाएगी। जबकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर और 3 प्रोटॉन्स हैं अंदर, तो ये इससे कम तेज़ी से एक दूसरे के पास खींच पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पास में खिंच चुका है। ओके, तो इसमें ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ओके, तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स बराबर हैं, यहाँ पे इस वाली रो को अगर देख लेते हैं हम, लिथियम और बेरिलियम को, तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स बराबर हैं, इसमें भी 2 ही शेल्स हैं, इसमें भी 2 ही शेल्स हैं, तो छोटा कौन सा होगा, इसमें बेरिलियम, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन हैं, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा खींच पाएंगे, तो शेल्स पास पास में आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो अब आपसे बोले कि एक ही रो की बात हो रही है, मान लीजिए इस रो की, तो इसमें से और इसमें से छोटा कौन होगा, तो ये वाला होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 42, और इसमें कितने हैं, 39, तो 42 में ज़्यादा ताकत हो जाएगी एक दूसरे को खींचने की। ओके, ये इस तरह से होता है। सो हमने यहाँ पे देख लिया कि नीचे जाने पे एटॉमिक साइज़ बढ़ती जाती है, और जब एक ही रो में हम इस तरफ जाते हैं तो जो इधर होता है उसकी एटॉमिक साइज़ इधर वाले से ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। तो ऐसे में हमने एटॉमिक साइज़ देख ली, बढ़ रही है, और ऐसे जाने में घट रही है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए, हमारी पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मेटल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर नॉन मेटल्स लिखे हुई हैं, और बीच में लिखे हुए हैं सेमी मेटल्स या फिर मेटोलाइट्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में जो मेटोलाइट्स हैं वो ऐसी एक लाइन है जिसके इस तरफ सारे मेटल्स हैं, इस तरफ सारे नॉन मेटल्स है, ऐसा नहीं है। ये लाइन इस तरह से नहीं बन पा रही, ये थोड़ी जिगजैग हो रही है, मतलब कुछ यहाँ पे मेटल ज़्यादा, कुछ यहाँ पे नॉन मेटल ज़्यादा। ये बीच के मेटोलाइट्स की बात हो रही है, बाकी इधर जो है वो तो प्योर मेटल, इधर जो है वो प्योर नॉन मेटल है ही, बट बीच में डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन से ज़्यादा मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, तो एक जिगजैग लाइन बन जाती है। ओके, वो लाइन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये लाइन बनाते हैं। ये इनको आप देख लीजिए यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पर है ये मेटोलाइट्स। ओके, अब कोई चीज़ कितनी मेटेलिक है ये कैसे डिसाइड होता है, वो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर छोड़ सकती है, इस बात से डिसाइड होता है। ओके, जैसे ये एक एटम है, ये इसके इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको वो खुद से कितना दूर कर सकती है, लूज़ कर सकती है, उसकी लूज़ करने की वैलेंसी कितनी है, ये डिसाइड करता है कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा मेटेलिक है। ओके, सो जब हमने देखा कि जब हमने इस एक ही शेल की जब पीरियड्स में हमने वो देखे कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो वो पास पास आ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। जब वो एक दूसरे को ज़्यादा एक पास में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर वो लूज़ कैसे होंगे, फिर वो बिछड़ेंगे कैसे, फिर वो दूर कैसे हो जाएंगे। ओके, सो जो ऐसी हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है, इसलिए यहाँ के जो हैं उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ज़्यादा अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे, तो वो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो वो नॉन मेटल है, क्योंकि वो लूज़ नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो लूज़ कर पा रहे हैं, तो ये मेटल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इस साइड पीरियोडिक टेबल में जो इस साइड पे जो एलिमेंट्स हैं, तो उसमें भी ऊपर वाला ज़्यादा मेटेलिक है कि नीचे वाला, तो नीचे वाले में ज़्यादा शेल्स हैं। ओके, तो ज़्यादा शेल्स मतलब जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के प्रोटॉन से ज़्यादा दूर है, तो वो आसानी से लूज़ कर पाएगा। ओके, सो मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर हम इधर पे देखें पीरियोडिक टेबल में, ओके, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वाले हैं। अब इसमें देखिए 87 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो देखिए कितने सारे शेल्स बनते होंगे, इतने सारे शेल्स बने होंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन फिल हो पाए होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ न्यूक्लियस में है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और लूज़ करना है इधर का इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने दूर हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना कम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो ये आसानी से लूज़ कर देगा। जबकि ये हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन में एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन, यही वाला लूज़ करना है, और यहीं बिल्कुल पास में प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पास में कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रखे होंगे एक दूसरे से, तो ये कैसे लूज़ करेगा। ओके, तो ये कम मेटल है और ये नीचे वाले ज़्यादा मेटेलिक हैं। ओके, और जब बात होती है ऐसे में, ओके, तो इसमें देखिए इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स और 19 प्रोटॉन्स हैं, तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे होंगे। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन्स और 25 प्रोटॉन्स हैं, 25 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन। तो कौन ज़्यादा एक दूसरे को अपने पास रख के रह सकता है, शेल्स को, प्रोटॉन्स को कौन पास में रख सकता है अपने, ये, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास रह पाएंगे। ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर फिर किसका ज़्यादा होगा, इस वाले का, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर वो होता है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा लूज़ कर पा रहा है, छोड़ पा रहा है। तो इसलिए इस साइड के मेटल्स क्या हैं, इस साइड के एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स, और इस साइड के एलिमेंट्स क्या हैं। ओके, अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हमने मेटल्स की पढ़ी कि जो चीज़ें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से हटा पाते हैं जो एलिमेंट्स, वो ज़्यादा मेटेलिक होते हैं। तो इसका उल्टा करके देख लीजिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले पाते हैं, गेन कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे अपने नॉन मेटल्स। ओके, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव जो लेते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज पड़ता है, तो ये नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। ओके, as the trends in the electronegativity show, non-metals are found on right hand side of periodic table towards the top। ओके, तो हमारी जो पीरियडिक टेबल है ऊपर ऐसी, तो उसमें नॉन मेटल्स इस साइड हैं, तो उसमें भी जो ऊपर के मेटल्स हैं और ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा नॉन मेटल हैं। ओके, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो बहुत जल्दी किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं समझा देती हूँ। ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर के एलिमेंट्स मतलब उसमें कम शेल है, जैसे कि हीलियम ही है तो उसमें एक ही शेल है, तो हीलियम कुछ इस टाइप से, अगर उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा, ये जो अंदर प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो ही तो बाहर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अगर ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, या फिर हमें यहाँ पे एक डायग्राम बना दूँ बड़े वाले एटम का जो नीचे की तरफ होंगे। अब इधर पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पास में ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा कि ये दूर है ही ज़्यादा अट्रैक्ट ये कर पाएगा। तो इसलिए ये कहाँ होते हैं, पीरियडिक टेबल के यहाँ पर लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, तो ये वाले कौन से हो जाएंगे, ज़्यादा नॉन मेटल्स। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हम पीरियडिक टेबल से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस टाइप के ऑक्साइड बनाने वाली है, क्योंकि हमको अभी पता चल गया कि इस साइड के मेटल्स हैं और इस साइड के नॉन मेटल्स। तो मेटल्स जब ऑक्साइड बनाते हैं तो वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये भी हम पीरियडिक टेबल से सीख सकते हैं, पता कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हो गया यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप इसको रुक कर देखें, बार बार देखें तो आपको समझ में आएगी। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस लाऊं या किसी सिलेबस की या किसी और चीज़ की वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो भी डाउट है, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए बोल दीजिए, और डाउट्स जो भी समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए। थैंक यू।